हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से कि एक कंपनी के बारे में सबसे अच्छा किसको पता होता है। क्या वो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, क्या वो एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा पता होता है। तो इसका अगर बहुत सिंपली जवाब दिया जाए तो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनसे ज्यादा किसी कंपनी को नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि वो रात दिन कंपनी को चला रहे हैं। उन्हें पता होता है कि इसका ऑर्डर आ रहा है, कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और वो खुद क्या कर रहे हैं। तो अगर वो लोग जिन्हें एक कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा पता है वो कभी बाय या सेल करते हैं एक स्टॉक को, तो हम उनके उस एक्शन से क्या रीडिंग ले सकते हैं। तो पहला सिनेरियो लेते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं, लेट्स से वो कंपनी के स्टॉक सेल कर रहे हैं। तो इसके तीन पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि जो प्रमोटर्स हैं उन्हें लगता है कि कंपनी जो ट्रेड कर रही है उसकी वैल्यूएशन जो है वो बहुत हाई है। दूसरा है कि उन्हें लगता है कि कंपनी फ्यूचर में लाइकली एक स्लो डाउन फेस कर सकती है या फिर कुछ हेडविंड्स आ सकती हैं जो कि जो बिजनेस है उसको इंपैक्ट कर दे। एंड शायद यही रीजन है कि वो उस स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं उस टाइम पे। इनफैक्ट जो थर्ड रीजन है वो है कि शायद जो प्रमोटर्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हो। एट द एंड जो प्रमोटर्स हैं वो भी इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर और अपनी नीड्स के बेसिस पे वो एक स्टॉक को खरीद बेच सकते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर प्रमोटर एक कंपनी के अंदर अपना स्टॉक बेच रहे हैं तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें बहुत बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा और उसका जो एक्चुअल रीजन है उसके अंदर डीप डाइव करना बहुत जरूरी है। ये समझने के लिए ना आप ये ग्राफ देखो, ये है निफ्टी 50 का ग्राफ और ये दिखाता है कैसे जैन 2023 से लेके जुलाई 2024 तक जो निफ्टी 50 है उसने एक मैसिव 37% का रिटर्न दिया है इंडेक्स लेवल पे। और देखा जाए तो निफ्टी 50 जो था वो एक मैसिव बुल रन पे था। अब इस टाइम पे आप जाओगे और देखोगे अपने कुछ स्टॉक्स, तो कुछ स्टॉक्स आपको मिलेंगे 30% से अप, 50% से अप। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स तो 100% से अप गए हैं इस टाइम पे। इनफैक्ट जो भी रिटेल इन्वेस्टर इस टाइम पे अगर थोड़े से सही स्टॉक्स भी चुन रहा था ना तो उसको एक अच्छी रिटर्न मिल ही रही थी। लेकिन इस बुल रन के पीछे एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी छुपी हुई थी और वो मैं आपको प्रूफ करूंगा कुछ डेटा पॉइंट्स की मदद से। उस टाइम पे यानी कि जुलाई 2024 के अंदर जो प्रमोटर्स की सेलिंग थी वो अपने रिकॉर्ड पे थी। ऑलमोस्ट $10 बिलियन की जो स्टॉक्स थे वो प्रमोटर्स सेल कर चुके थे 2024 में जुलाई तक। और ये $10 बिलियन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का था 2024 में। अगर आप फुल ईयर 2023 का डेटा देखो तो उसके अंदर $12.4 बिलियन की सेलिंग हुई थी प्रमोटर्स के द्वारा। माना जाए तो 18 महीने के अंदर ऑलमोस्ट $22.4 बिलियन सेल किए थे सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स ने। बुल रन तो थी लेकिन इस बुल रन में जो प्रॉफिट्स बुक कर रहा था वो थे कंपनी के प्रमोटर्स। इनफैक्ट रिसर्च की माने तो 6 महीने के अंदर जो 2024 तक सेलिंग हुई थी वो पिछले 5 साल में हाईएस्ट एवर थी। इनफैक्ट 2024 में अगर आप स्टेक सेल देखो तो आप देखो कि किन कंपनीज के अंदर स्टेक सेल सबसे ज्यादा हुआ है। तो उसमें आएंगी टीसीएस, इंटरग्लोब, इंडस टावर एंड एम्फेसिस। और यही 2023 की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे अदानी ग्रुप सबसे ज्यादा सेल कर रहे थे। कि उस टाइम पे हम देख रहे थे कि जो अदानी के स्टॉक्स हैं वो बहुत ही हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे। इस सबके पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई जो प्रमोटर्स थे जिन्हें अपनी कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा पता है उन्हें पता लगा कि भाई वैल्यूएशंस जो है वो ऑलरेडी बहुत हाई है। इन वैल्यूएशन से बेटर बेचना कभी और नहीं हो सकता। इसीलिए हम आते हैं कि जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का वो ये है कि व्हाट इफ प्रमोटर्स हैं वो अपनी कंपनी के स्टॉक्स बाय कर रहे हैं। इसमें बहुत हाई चांस होता है कि भाई जो प्रमोटर्स हैं उन्हें अपनी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है, उनको सेक्टर प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं और उन्हें पता है कि जो कंपनी है यहां से वो एक ग्रोथ का पाथ अचीव करने के लिए रेडी है। वो इस प्राइस पॉइंट पे खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी कंपनी में उसका प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स या हमें खरीदना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें अभी भी स्टिल उस कंपनी के जो फंडामेंटल रिसर्च है वो करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम ऐसे दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर उनके जो प्रमोटर्स हैं वो परचेज कर रहे हैं और उनका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन एक बात उससे पहले ये नोट करने की ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इनफैक्ट ये सिर्फ एक तरीका है कि हम कैसे स्टॉक्स को असेस कर सकते हैं। ये दो स्टॉक्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे कि भाई जहां पे प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं उन स्टॉक्स पे हमें कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं उन दो स्टॉक्स के बारे में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास फ्यूचर स्टॉक्स की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो सबसे पहले हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक स्मॉल कैप स्टॉक है। नाम है सेंटेक रियलिटी। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के रीसेंट ट्रेड्स देखें
कि भाई कौन से प्रमोटर्स मार्केट के अंदर स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि मई, मार्च एंड फरवरी, इनफैक्ट पूरे 2025 के अंदर काफी सारे अलग अलग प्रमोटर्स इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं और हाई क्वांटिटीज में बाय कर रहे हैं, और जो एवरेज प्राइस है वो 390 से 416 के बीच का है। और इनमें से जो लेटेस्ट ट्रेड हुआ है अभी, वो ओपन मार्केट का ट्रेड है, जो कि एक बहुत ही प्रॉमिसिंग थिंग मानी जाती है। लेकिन ये ओपन मार्केट का मतलब क्या है? तो बेसिकली कोई भी ऐसा प्रमोटर या बड़ा इन्वेस्टर कभी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो दो मेजर तरीकों से करता है। एक होता है ओपन मार्केट परचेज और एक होता है बल्क डील। जब भी एक प्रमोटर ओपन मार्केट से अगर अपना ही कंपनी का स्टॉक खरीद रहा है तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है उस कंपनी के स्टॉक के लिए। ऐसा क्यों, वो समझाता हूं। जो ओपन मार्केट का ट्रेड होता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, जब प्रमोटर्स वहां से बाय या सेल करते हैं अपनी कंपनी का स्टॉक। और जो बल्क ट्रेड होता है उसके अंदर एक प्रमोटर या फिर कोई इन्वेस्टर कंपनी के बल्क में शेयर्स खरीदता है, और वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे भी हो सकता है। यूजुअली वो तब भी होता है, लेट्स से जब कोई बड़ा इन्वेस्टर कंपनी से एग्जिट कर रहा होता है, तो प्रमोटर्स कई बार ऐसे बल्क डील करते हैं और कंपनी के शेयर प्राइस को गिरने से बचाने के लिए वो बल्क डील में वो खरीद लेते हैं स्टॉक्स। लेकिन जब प्रमोटर्स ओपन मार्केट से स्टॉक खरीद रहे होते हैं तो इसका ये इंडिकेशन होता है कि शायद जो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है वो कंपनी से नहीं निकल रहा है और प्रमोटर्स को कंपनी का जो एस्पेक्ट्स है, फंडामेंटल्स है, वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि ओपन मार्केट से भी स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है कि ओपन मार्केट से जो प्रमोटर्स है उनका स्टॉक खरीदना कैसे एक पॉजिटिव एंगल है। अब हम डीप डाइव करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर। अगर आप कंपनी का स्टॉक प्राइस देखोगे तो आप एक चीज सबसे पहले नोटिस करोगे कि 2016 से लेके 2025 तक कंपनी का स्टॉक प्राइस है उसने एक बहुत ही साइक्लिकल मूवमेंट दिखाई है। तो आखिर इतना इनकंसिस्टेंट स्टॉक प्राइस क्यों है? इसका आंसर छुपा है कंपनी की पीएनएल के अंदर। पर हम देखें कंपनी की जो सेल्स है वो कितनी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रही है। काफी ईयर्स में वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी एंड देन वो फिर से डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। सेम स्टोरी है उसके नेट प्रॉफिट में भी, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है एंड देन फिर कुछ सालों के बाद नीचे गिर जाता है। ये कंपनी का एक बहुत ही रेड फ्लैग है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कंपनी के अंदर सेल्स बढ़ती है एंड देन गिर जाती है। लेकिन हम ये कंपनी इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हमें एक अनबायस्ड ओपिनियन डेवलप करना है इस कंपनी के ऊपर, और रेवेन्यू के अंदर ये इनकंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। तो क्या अगर प्रमोटर जाके खरीद रहे हैं इस कंपनी को, हमें आंखें बंद करके खरीद लेना चाहिए? शायद इस एस्पेक्ट के बेसिस पे तो नहीं। अगर आप कंपनी की पीएनएल को ध्यान से देखो तो 926 करोड़ थी सेल्स मार्च 2014 के अंदर, जो कि 1/4 हो गई ऑलमोस्ट 2016 तक, और फिर से 4 टाइम्स बढ़ गई 2017 के अंदर, एंड फिर एक डिक्लाइन आया मार्च 2020 तक पहुंचते पहुंचते, एंड फिर उसके बाद कंपनी की सेल ऑलमोस्ट डिक्लाइन ही होती रही, एंड अब जाके मार्च 2025 के अंदर कंपनी ने एक रिकवरी दिखाई है और सेल्स वापस से 800 करोड़ तक पहुंची है। यही आप नेट प्रॉफिट देखो तो पहले नेट प्रॉफिट सही था, 2014 में नेट प्रॉफिट 183 करोड़ था, जो फिर से डिक्लाइन होकर 27 करोड़ तक पहुंच गया, एंड फिर थोड़े टाइम के लिए कंपनी ने 200 करोड़ का रेवेन्यू किया 2017, 18, 19, जो कि अच्छे साल माने जा सकते हैं, एंड देन कंपनी का प्रॉफिट फिर से डिक्लाइन होना शुरू हो गया, जो कि 2023 में 1 करोड़ आके रह गया, मतलब ऑलमोस्ट लॉस की कगार पर थी कंपनी। एंड अब देखा जाए तो कंपनी ने वापस से रिकवरी मारी है, तो प्रॉफिट है वो 150 करोड़ का दिख रहा है। तो यही जो साइक्लिसिटी है वो कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है उसके अंदर दिख रही है हमें। तो ये तो हो गए कंपनी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स, एंड ये एक पॉइंट प्रूव करता है कि भाई अगर प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं स्टॉक को तो जरूरी थोड़ी है कि हम वो कंपनी खरीद लेंगे, हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है एमएमआर, लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला है एमएमआर। एमएमआर का मतलब है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, और लग्जरी रियल एस्टेट जो कि एक कंपनी जिसके अंदर ऑपरेट करती है। अब जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें पता है कि एमएमआर क्या है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। एमएमआर जो है वो रीसेंट टाइम के अंदर एक बहुत ही बूम फेज में रहा है। इनफैक्ट जो लैंड बाइंग हुई है 2024 के अंदर एमएमआर के अंदर, वो एक बहुत ही हाईली एक्सेप्शनल ईयर रहा है बाइंग के लिए। इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो इस रीजन में बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले साल, और ये सेकंड आते हैं दिल्ली एनसीआर के बाद, जहां पे प्राइसेस और भी तेजी से बढ़े हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है ओबर लग्जरी, प्रीमियम लग्जरी एंड एस्पिरेशनल लग्जरी में, और एक बहुत ही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है कंपनी का। और अगर हम लग्जरी मार्केट की बात करें इंडिया में तो वो बहुत तेजी से बढ़ रही है।
अगर आपको पता होगा, दिल्ली एनसीआर में लोग 100-100, 200-200 करोड़ के, मुंबई के अंदर 225 करोड़ के अपार्टमेंट बिक रहे हैं। इनफैक्ट लग्जरी टावर्स जो लॉन्च हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन के अंदर अपने सारे यूनिट सेल आउट कर रहे हैं, जो कि प्रीमियम लग्जरी के अंदर आते हैं। तो जो बाइंग है प्रीमियम एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स की इंडिया के अंदर, वो मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुछ टाइम पहले अभी ट्रम्प टावर्स लॉन्च हुए थे दिल्ली एनसीआर के अंदर, जिसके अंदर 3200 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेंट्री जो थी वो एक दिन के अंदर पूरी सोल्ड आउट हो गई। तो इस तरीके की डिमांड चल रही है प्रीमियम लग्जरी में इंडिया के अंदर। अब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखना। एंड सिंस ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ऑपरेट करती है, तो उस सेक्टर के अंदर तो और प्रोमिनेंट हो जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो देखना, क्योंकि जो हाई इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर डेट ड्रिवन होते हैं। तो इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक करना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कंसिस्टेंटली कम होता जा रहा है लास्ट 8 to 10 ईयर्स के अंदर। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई कंपनी अपना डेट बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। इनफैक्ट कंपनी का जो डेट है ऑलमोस्ट बहुत कम है, और अगर हम नेट डेट देखें, जो कि होता है डेट माइनस कैश ऑफ द कंपनी, वो नेगेटिव आता है। तो बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो ये ग्रोइंग बूम आ रहा है लग्जरी रियल एस्टेट के अंदर, उसको अपने बेनिफिट में यूज करने के लिए। और अगर फिर आप कंपनी के फ्यूचर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की बात करो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो आप नोटिस करोगे कि कंपनी ने जो प्री सेल ग्रोथ है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सेल्स आ गई है, तो वो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 32% की FY25 के अंदर। और अगर आप देखोगे कि भाई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से हैं पाइपलाइन के अंदर, तो आप नोटिस करोगे कि बहुत ही एस्टीम्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा प्रोजेक्ट, नेपियन सी प्रोजेक्ट एंड बांद्रा वर्ली प्रोजेक्ट। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट है वो भी यही कह रही है कि जो FY26 है वो उन्हें ऑलमोस्ट FY25 जैसा ही दिखेगा। और FY25 जो है वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाला ईयर रहा है। इनफैक्ट 4 टाइम्स जो थी वो सेल्स बढ़ गई थी FY25 के अंदर। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो काफी पॉजिटिव है अपने एस्पेक्ट्स पे, जो कि 1 to 2 ईयर्स तक देख सकती है। नेक्स्ट, अगर कंपनी का पीआर एनालिसिस करे और देखे कि भाई रेशियोज में कंपनी कैसे कंपेयर करती है अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट, तो सबसे पहले हम देखेंगे पीई रेशियो जो है कंपनी का, वो है 42.16, और बाकी जो इंडस्ट्री का पीई है वो है ऑलमोस्ट 38 पे। तो कंपनी ज्यादा प्रीमियम प्राइस्ड है बाकी रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। तो कंपनी का जो पेग रेशियो है वो 2.77 पे, जो कि है काफी हाई है। अगर इसे हम कंपेयर करें बड़े प्लेयर से, जैसे कि डीएलएफ या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज से, जिनका पेग रेशियो जो है वो काफी कम है इस कंपनी के कंपैरिजन में। अब पेग रेशियो होता क्या है? पेग रेशियो जो है वो एक फाइनेंशियल मेट्रिक है दैट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्टॉक्स वैल्यूएशन while also considering its earnings growth। तो ये बेसिकली बताता है कि जो कंपनी की जो पीई रेशियो है वो कैसे फैक्टर इन कर रही है कंपनी के ग्रोथ को। अगर पीई रेशियो लेस देन 1 होता है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है रिलेटिव टू इट्स ग्रोथ। अगर पेग रेशियो इक्वल टू 1 आए तो जो स्टॉक है वो फेयरली वैल्यूड होता है। लेकिन अगर पेग ग्रेटर देन 1 होता है तो ये कहा जाता है कि कंपनी जो है काफी ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू इट्स ग्रोथ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है चेक करना, भाई कंपनी जो है वो राइटली प्राइस्ड है या नहीं है। तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है स्टॉक के ऊपर। तो ये थी कमेंट्री हमारे पहले स्टॉक के ऊपर। तो आप अपना एनालिसिस करो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, और भी ज्यादा स्टॉक्स देखो और वहां पे देखो कैसा हो रहा है। धीरे धीरे आपको इंडस्ट्री का समझ आ जाएगा। विद दिस हम मूव करते हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो सबसे पहले अगर आप इस कंपनी के ट्रेड्स को देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि जो कंपनी के प्रमोटर एंड डायरेक्टर हैं फारूक भाई गुलाम भाई पटेल, उन्होंने रीसेंट मंथ्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी अलग अलग ट्रांचेस में खरीदा है, और एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट 460 के आसपास रहा है। तो इससे ये पता लग रहा है कि भाई जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो रेगुलर बाइंग कर रहे हैं 2025 के अंदर। तो हमें इस कंपनी को समझने के लिए थोड़ा और डीप डाइव करना पड़ेगा कि भाई ये इंटरनल बाइंग जो है वो क्यों हो रही है, और हम एक अनबायस्ड व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, एनालाइजिंग बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट देखें, भाई इतनी बढ़िया पीएनएल स्टेटमेंट है कि 2019 के अंदर ऑलमोस्ट 35 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 1735 करोड़ हो गया 2025 के अंदर। ये ऑलमोस्ट 50 टाइम्स से भी ज्यादा ग्रोथ हुई है कंपनी के रेवेन्यू की। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो। कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 करोड़ था 2019 में, जो कि बढ़ के 325 करोड़ हो गया है 2025 के अंदर।
और दूसरी तरफ अगर आप कंपनी का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखोगे तो भाई रेवेन्यू जो है वो कंपाउंडेड हुआ है 97% पे। वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट जो है वो और भी ज्यादा तेजी से ग्रो गया है 118% की ग्रोथ पे। बट एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह हमें इसको फर्दर एनालाइज करना है और वन की मेट्रिक जो हम देखेंगे वो होगा पैट मार्जिन। तो अगर हम देखें FY24 के अंदर जो पैट मार्जिन था वो था 15.7%, जो कि बढ़ के FY25 में हो गया 18.5%, जो कि सीधा सीधा बताता है कि भाई जो कंपनी है वो ऑपरेशनली एफिशिएंट होती जा रही है और हायर मार्जिन क्लॉक कर रही है। ठीक है, ये समझ आता है कि कंपनी ऑपरेशनली बेटर कर रही है तो उसका पैट मार्जिन जो है वो इंप्रूव होता जा रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम जाके देखें कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो, और डेट टू इक्विटी रेशो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक ये स्मॉल कैप स्टॉक है एंड सिंस ये कंपनी पावर सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती है तो एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर ये चेक करना रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो FY24 के अंदर डेट टू इक्विटी रेशो थी 0.49 और ये कम हो गई है FY25 में 0.33 पे। लेकिन जो डेट है वो बढ़ गया है, जो बढ़ा है 417 करोड़ से 862 करोड़ तक। बट एज एन इन्वेस्टर अगर आप सिर्फ डेट देखोगे तो शायद डर जाओगे और कहोगे कि भाई जो डेट है वो ट्वाइस बढ़ चुका है इस कंपनी के अंदर। देखना कैसे है डेट टू इक्विटी रेशियो को, जो बेसिकली कंपनी की इंप्रूव होती हुई पिक्चर दिखा रही है। वो ये भी दिखा रही है कि कंपनी जो है वो इतना ग्रो कर रहे हैं कि इक्विटी इन्फ्यूजन इस कंपनी के अंदर बहुत हाई मार्जिन के अंदर आया है, जिसने ड्राइव किया है डेट टू इक्विटी रेशियो को कम होने पे, जबकि डेट बढ़ रहा था कंपनी में। हो सकता है यही रीजन हो जो कंपनी का ऑपरेटिंग जो लीवरेज है उसको कम कर रहा हो। लेकिन सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम आगे देखेंगे अभी। लेकिन अब अगर हम कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसका एनालिसिस करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी कौन सी सेगमेंट्स के अंदर ऑपरेट करती है और उन सेगमेंट्स का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। बेसिकली कंपनी के दो बिजनेस सेगमेंट है, एक है आईपीपी मीनिंग इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और दूसरा है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। इनके बीच का डिफरेंस ये है कि जो आईपीपी होता है उसमें कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उसको वो किसी को भी बेच सकती है, मतलब उसका कोई भी क्लाइंट हो सकता है और वो आके उससे परचेज कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कोई कंपनी भी हो सकती है या कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं टाटा स्टील का। टाटा स्टील को अपनी एक फैक्ट्री के लिए एक पावर प्लांट लगाना है। अब या तो टाटा स्टील वो पावर प्लांट खुद बना सकता है या फिर वो केपीआई के पास आएगा कि कहेगा कि हमें एक पावर प्लांट सेटअप करना है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी खुद कंज्यूम करेंगे अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए। तो कंपनी का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है आईपीपी से वो है 13% का और जो रिमेनिंग है वो है सीपीपी से, और जो बाकी का 87% है वो आ रहा है सीपीपी से। इसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आईपीपी से जनरेट होने वाला एबिडा मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट 85 से 90% तक का है। मतलब आईपीपी एक बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। दूसरी तरफ जो सीपीपी है उसका एबिडा मार्जिन है 32 से 33%, जो कि सफिशिएंट डिसेंट इनफ बट आईपीपी के कंपैरिजन में लो मार्जिन बिजनेस है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जो कंपनी है वो कह रही है कि अपना जो आईपीपी का परसेंट है 13% का वो 25% तक लेके जाना चाहती है। ऐसा होने पे क्या होगा कि कंपनी के जो मार्जिन है वो फर्दर इंप्रूव होंगे और वो रिफ्लेक्ट होगा उसके प्रॉफिट में। एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हिस्टोरिकली भी कंपनी आईपीपी पे ज्यादा फोकस कर रही है और 13% तक आई है और शायद इसी रीजन से उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है हिस्टोरिकली वो इंप्रूव हुए हैं। अगर हम दूसरी तरफ कंपनी के फ्यूचर ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो वो डिसाइड होती है कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से। तो अगर हम आईपीपी में देखें तो कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करंटली है 503 मेगावाट की, जो कि बढ़ के 1.2 गीगावाट एक्सपेक्टेड है, मतलब 2.5x की ग्रोथ। वहीं अगर हम सीपीपी में देखें तो 447 मेगावाट से 1.76 गीगावाट की एक्सपेक्टेड है, जो कि फर्दर ऑलमोस्ट 4 टाइम्स की ग्रोथ है। तो ये कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो है ऑलमोस्ट 2.5 टू 3 टाइम्स की ग्रोथ ओवरऑल बिजनेस की, और इसीलिए कंपनी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का केपेक्स डाल रही है बिजनेस के अंदर। और इस केपेक्स को यूटिलाइजेशन होगा कैपेसिटी एडिशंस में, और यही कैपेसिटी एडिशंस के बेसिस पे शायद कंपनी कह रही है कि वो जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 60 टू 70% ईयर ऑन ईयर। और इन्हीं कैपेसिटी एडिशंस के बेसिस पे शायद जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो 60 टू 70% रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्ट कर रही है। अब ये जो है वो कंपनी का डायरेक्शन है, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो कर लेंगे। अब होगा या नहीं ये तो टाइम बताएगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो एनालिसिस है वो बताता है कि कंपनी कहां जा रही है।
इनफैक्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री में। वहां पे कंपनी कह रही है कि जो वो ऑर्डर बुक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां पे कंपनी मैनेजमेंट कह रही है कि कुछ ऑर्डर्स हैं ऐसे जो कि वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। मे बी शायद कॉम्पिटेटिव प्रेशर की वजह से या फिर किसी एनओसी की वजह से कंपनी शायद इस टाइम पे नहीं डिस्क्लोज कर पा रही है। और शायद यही एक रीजन हो सकता है कि कंपनी अपने स्टॉक्स खरीद रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जब ये ऑर्डर्स आएंगे तो कंपनी की वैल्यू शायद फ्यूचर में और हायर दिखे। तो ऐसी ही कुछ चीजें होती है जो मैनेजमेंट को पता होती है बट रिटेल इन्वेस्टर्स को हमें नहीं पता होती है। और कंपनी कह रही है कि अगले 6 महीने या नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर वो सब्सटैंशियल इंक्रीज देख सकती है अपनी ऑर्डर बुक के अंदर, जो कि कवर करेगा उनका FY27 का रेवेन्यू। तो ये एक बहुत मेजर डिक्लेरेशन है उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर पॉइंट में, जो अगर सक्सेसफुल होता है तो नो डाउट कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग दिखाएगा। ऑल इन ऑल कंपनी का जो नियर फ्यूचर है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत हाई दिख रहे हैं। बट ये तो हो गई पूरी की पूरी पॉजिटिव पॉइंट्स की। क्या ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट भी है जो इमर्ज हो रहा है वो बिजनेस के अंदर? अगर हम कंपनी का ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग देखें तो वो थोड़ा लो है। मतलब कहने का है कि जो कंपनी की ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग है उन्होंने 45% प्लेज करी हुई है। तो वो कभी भी एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं हो सकता है। अभी तो वो बाय कर रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकली जो उनका ओनरशिप था वो 45% प्लेज पे है। और दूसरा रिस्क ये है कि हमें पता नहीं है कि कंपनी जो है वो अपने ऑर्डर्स को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर भी पाएगी या नहीं। ऑल्दो अगर हम सेल्स डेटा से देखें तो दिखता है कि हाँ भाई कंपनी ने सक्सेसफुली करा है, बट स्टिल वो एक रिस्क फैक्टर रहता ही है कंपनी के अंदर। तो ये था पूरा एनालिसिस दो स्टॉक्स का, उनके पॉजिटिव्स और उनके नेगेटिव्स जो हमें लगते थे। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना। प्लीज नोट कि ये कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंशियल पर्पस के लिए, ताकि आपको लगे कि एक कंपनी को आप एनालाइज कितने एंगल से कर सकते हो और क्या क्या फैक्टर्स देख सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फॉर श्योर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे को कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन मिलती रहे ऐसा और कंटेंट आप तक लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।